एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड टॉपिक है आपका पंचायती राज सिस्टम एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, तो इसके बारे में हम कम्प्लीटली इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सबसे पहले जो पंचायती राज सिस्टम है उसके कुछ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, उसके बाद में जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, फिर अभी करंट टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, जो हमारे संविधान में वर्णित है, वो सभी किस तरीके से हुए, इन सभी के बारे में हम इन दिस वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम पंचायती राज सिस्टम की बात करें तो हमें आर्टिकल नंबर 40 को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ग्राम पंचायत से ये रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सिग्निफिकेंस बताता है ऑफ पंचायत्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हम डीपीएसपी पढ़ते हैं, ठीक है, पार्ट नंबर 4 में ये आता है डीपीएसपी। आर्टिकल नंबर 36 to 51 आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। इसमें जो आर्टिकल नंबर 40 है ये सिग्निफिकेंस बताता है पंचायती राज सिस्टम की। बहुत सारी कमिटीज़ भी कंस्टिट्यूट हुए थे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं। देखिए, वैदिक एरा में क्या होता था, पंचायतम इसको कहा जाता था। पंचायतन मतलब क्या होता था, ग्रुप ऑफ 5 पर्सन इंक्लूडिंग अ स्पिरिचुअल लीडर। इसको संस्कृत के स्क्रिप्चर्स में मेंशन किया गया है। ओके, हम बात करें अगर कि जो वैदिक एरा में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ होती थी उनको हम कहते थे सभा, समिति और विधाता। ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होती थी और ये डेमोक्रेटिक बॉडीज़ भी होती थी। अब एपिक एरा यानी कि रामायण और महाभारत के बारे में बात करें तो रामायण और महाभारत में जो गवर्नेंस होता था उसका स्ट्रक्चर डिवीज़न था पुर यानी कि सिटी में और जनपद यानी कि विलेज में। तो टू यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ, मतलब जैसे हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है 3 टियर है, तो इस तरीके से पुर और जनपद में डिवीज़न था हमारे रामायण और महाभारत यानी कि एपिक एरा में। कास्ट पंचायत हैड इन्फ्लुएंस विद 1 मेंबर फ्रॉम इट्स इन द किंग्स काउंसिल। तो कास्ट पंचायत का भी प्रावधान था। और शांति पर्व ये महाभारत का एक पर्व है और मनुस्मृति भी है। ये सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस को दिखाते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी फर्दर इन सभी चीज़ों को डिस्कस करता है। एंशियंट पीरियड में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे, टीचर थे, वो भी मेंशन करते हैं विलेज पंचायत को। ओके, और इसमें वुमेन्स वगैरह जो वुमेन थी वो इन्वॉल्व नहीं थी। ओके, वुमेन वर नॉट इन्वॉल्व इन पंचायत ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मौर्यन और गुप्ता पीरियड के बारे में बात करें तो उसमें भी एक रोल प्ले करता है विलेज पंचायत सिस्टम। मिडाइवल पीरियड की बात करें तो ये सल्तनत पीरियड में किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू विलायत फॉर बेटर गवर्नेंस। तो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। की विलेज ऑफिशियल्स तो मुकद्दम होते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। पटवारी जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, जैसे जिनको हम लेखपाल कहते हैं अभी करंट टाइम में। और जो चौधरी होते थे ये डिस्प्यूट्स विथ पंच ये सेटल डाउन करते थे। डिस्प्यूट्स यानी जो विवाद वगैरह हो रहे हैं उनको सेटल डाउन करते थे चौधरी। और मुग़ल रूल में ये कास्ट बेस्ड होता था, फ्यूडल गवर्नेंस सिस्टम होता था, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। और इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन स्टिल एब्सेंट था, यानी कि वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो 1870 के टाइम ड्यूरेशन में मेयो का रेजोल्यूशन आया था। ठीक है, इसने रिप्रेजेंटेशन दिया था लोकल इंस्टीट्यूशंस का एंड गिव अ पुश टू लोकल गवर्नेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये लॉर्ड रिपन, यानी कि रिपन के बारे में बात करें तो इनको हम कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में या पिता के रूप में जानते हैं हम रिपन को। 1882 की बात है, इन्होंने ये प्रोनाउंस किया था। अब देखिए 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल। देखिए विलेज लेवल पे इसलिए भी पंचायती राज सिस्टम की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, वो विलेज लेवल पे नहीं जाएंगे। तो विलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखने के लिए भी किसी को यहाँ पे सेटल डाउन करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो भी पंचायती राज सिस्टम है कैसे
तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है एंड विलेज लेवल पे 3 है, 3 स्टेप्स में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, इसमें भी बताया गया। 1925-26 में पंचायती एक्ट आया था, ये भी लोकल सेल्फ बॉडीज़ पे केंद्रित था। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करते हैं, तो की पॉइंट्स देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर 40 आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत को बताता है अंडर द DPSP। ओके, आर्टिकल 246 के बारे में बात करें, एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को टू लेजिस्लेट ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 246 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम 243 आर्टिकल से रिलेटेड है। अपोजिशन फ्रॉम BR अम्बेडकर, तो ध्यान में रखना है कि ये अम्बेडकर जी इसको अपोज करते थे, ध्यान में रखिएगा, पंचायती इंक्लूजन को इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CDP, जिसको कि 1952 में लॉन्च किया गया था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उस टाइम पे, इसको गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इटावा प्रोजेक्ट बाय अमेरिकन एक्सपर्ट एल्बर्ट मेयर इन्वॉल्विंग विलेज पंचायत एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो इस टाइम पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ये इटावा प्रोजेक्ट था अमेरिकन एक्सपर्ट एल्बर्ट मेयर के द्वारा, लेकिन ये फेल हो जाता है, ठीक है। इसमें ट्रेंड स्टाफ नहीं होते, इनसफिशिएंट लोकल बॉडी पार्टिसिपेशन होता है, इस वजह से ये फेल हो जाता है CDP। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि 1957 में आई थी, ये 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, जैसे कि सबसे पहले जिला परिषद आ जाएगा, फिर पंचायत समिति एंड देन ग्राम पंचायत, ये टोटल 3 टियर सिस्टम है, इनका ये रिकमेंडेशन था। और इम्प्लीमेंटेशन हुआ था सबसे पहले राजस्थान में, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान एंड देन आंध्र प्रदेश इन 1959। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अशोक मेहता कमेटी, तो अशोक मेहता 2 ऐसे नाम है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इन्होंने 2 टियर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। जैसे बलवंत राय मेहता, तो बलवंत 1, राय 2, मेहता 3, तो इनके नाम से आप ध्यान में रख सकते हैं। इन्होंने 3 टियर सिस्टम दिया था 1957 में। 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने सजेस्ट किया था 2 टियर सिस्टम, तो एक था जिला परिषद, एक था मंडल परिषद, ठीक है, ZM, तो अशोक मेहता ध्यान में रखना है। ओके, फिर आई थी बहुत सारे कमिटीज़, जैसे कि हनुमंत राव मेहता कमेटी 1983 में, GVK राव समिति 1985 में, इन्होंने बोला था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करना चाहते हैं पंचायती राज सिस्टम को। और LM सिंघवी कमेटी जो कि 1986 में आई थी, इन्होंने प्रपोज किए थे कुछ रिफॉर्म्स लाइक रेगुलर इलेक्शंस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग एंड डिस्ट्रिक्ट बेस्ड प्लानिंग। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए थे। 64th नंबर का जो अमेंडमेंट आया था 1989 में, जो कि इंट्रोड्यूस तो हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे, बट पास नहीं हुआ था। ओके, नॉट पास्ड। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 73rd नंबर का और 74th नंबर का जो अमेंडमेंट आया था 1992 में, तो इसमें क्या होता है कि ये पास किया गया था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज सिस्टम को और अर्बन लोकल बॉडीज़ को। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को 74th नंबर के पंचायती जो अमेंडमेंट है उससे दिया गया था, और 73rd नंबर का जो है पंचायती राज सिस्टम जो कि विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया गया, उसको दिया गया था। तो 73rd नंबर का रूरल एरिया में दिया गया था, और 74th नंबर का जो था लोकल बॉडीज़, ये अर्बन एरिया के लिए अमेंडमेंट था। और इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1993 में, ठीक है, केम इन फोर्स इन 1993 फ्रॉम अप्रैल 24। तो इस वजह से हम 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज डे। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 74th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट ये 1 जून 1993 से लागू हुआ था, केम इनटू इफेक्ट, और 73rd नंबर का जो था ये अप्रैल 24, 1993 में आया था। तो एक तो अप्रैल में आ गया था और एक तो जून में आया था। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 11th नंबर का शेड्यूल भी ऐड हुआ था, और 9 नंबर का जो पार्ट है और 9A नंबर का पार्ट है, इन सभी को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जो हमारे संविधान में भाग दिए गए इनमें क्या वर्णित है। ये पंचायती राज सिस्टम से ही रिलेटेड है, बट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करें, तो डिटेल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन, तो पंचायत
क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, मतलब किससे मिलकर बने होते हैं? चेयरपर्सन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बोथ हैविंग वोटिंग राइट्स इन मीटिंग्स। तो इन सभी के पास में जो चेयरपर्सन होते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, ये इलेक्शन कैसे होता है? तो मेंबर्स जो होते हैं डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल, और जो चेयरपर्सन होते हैं एट द विलेज लेवल आर डायरेक्टली इलेक्टेड वाइल एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। इनको इनडायरेक्टली फ्रॉम अमंग द मेंबर्स इनको चूज़ किया जाता है, ठीक है। मिनिमम जो एज होती है इलेक्शन की यहाँ पे 21 ईयर्स होती है, ये आर्टिकल नंबर 243F में वर्णित है। ड्यूरेशन के बारे में बात करें, 5 ईयर टर्म होता है, बट दे कैन बी डिजॉल्व्ड अर्लियर। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, ये जो फ्रेश इलेक्शंस होते हैं ना, मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 6 मंथ के टाइम पीरियड में ही इनको कंडक्ट करवा लेना है, और 5 ईयर का इनका टर्म होता है। SC ST का जो रिजर्वेशन होता है, तो ये 83rd नंबर का जो अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो इससे भी कुछ अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। जैसे देखिए, सीट्स फॉर SC ST आर रिजर्व्ड proportionately, a reservation for the chairperson's office is also implemented. The reservation is effective until 2030, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 334 में मेंशन है। बट जो ये जो प्रोविज़न है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। तो 83rd नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था 2000 में, इस वजह से। यहाँ पे वुमेन की जो रिजर्वेशन है 1/3 है ऑफ ऑल सीट्स, ठीक है। 33% का रिजर्वेशन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। तो यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर, ये इनको ऑथराइज किया जाता है टू रिजर्व सीट्स एंड चेयरपर्सन ऑफिसेज फॉर ओबीसीज, प्रमोटिंग इंक्लूसिव गवर्नेंस। डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, जब कोई भी मेंबर यहाँ का डिसक्वालीफाई हो सकता है इफ़ अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स और लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, डिसक्वालिफिकेशन इश्यूड आर रेफर टू अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। पावर्स एंड फंक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 29 मैटर्स इनको मिलते हैं जिसपे कि ये कानून वगैरह, मतलब जो भी काम कर सकते हैं, ये 29 मैटर्स इनको मिलते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो पंचायत्स हैव द अथॉरिटी टू लेवी टैक्सेस, कलेक्ट टोल्स, फीस, रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये सभी इंश्योर करते हैं इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और बेटर लोकल गवर्नेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करें तो ये 3 टियर सिस्टम होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये सभी इक्वली अपना डिसेंट्रलाइज्ड करके, जो हमारे पूरे गांव से लेके, पूरे ब्लॉक से लेके, सिटी से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, उसके बाद स्टेट लेवल, देन नेशनल लेवल, तो ये सभी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे से बंधी और जुड़ी होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है PRI। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 243B ये प्रोवाइड करता है फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ पंचायत मेंबर्स एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, ठीक है। तो ये सभी, और जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है उसको भी डिफाइन करता है आर्टिकल 243B। अब यहाँ पे बात करते हैं 243D की। तो यहाँ पे जो SC और ST कम्युनिटी होती है पंचायती राज सिस्टम में, तो उनका रिजर्वेशन का प्रोसेस जो होता है, और रिजर्वेशन जो वुमेन का होता है 1/3, इन सभी के बारे में बात करता है 243D। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 243G के बारे में। तो ये एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर्स टू ग्रांट पंचायत द अथॉरिटी इन पावर टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। ओके, तो ये हमें अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? जो भी पंचायती राज बॉडीज़ हैं उनको डेमोक्रेटिक बनाया जाता है 243G से। 243H के बारे में बात करें तो ये ऑथराइज करता है स्टेट लेजिस्लेचर को टू परमिट पंचायत को परमिट देते हैं कि आप कलेक्ट करिए अप्रोप्रिएट टैक्सेस को, ड्यूटीज़ को, टोल्स को कलेक्ट कर सकते हैं, फीस को। 243H। अब 243I के बारे में बात करें तो ये मैंडेट करता है द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं टू रिव्यू फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डिवोल्यूशन। 243K के बारे में बात करें तो ये प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन टू इंश्योर द कंडक्ट ऑफ रेगुलर एंड फेयर पंचायत इलेक्शंस। तो जो हमारे पंचायत के इलेक्शंस होते हैं ना, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ध्यान में रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है
जो हमारे पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, आर्टिकल नंबर 243 के में ये मेंशन्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को लेके। तो RGSA दैट इज़ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये स्ट्रेंथन करता है पंचायत को बाय इन्हांसिंग गवर्नेंस कैपेसिटीज़, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट देता है। ई पंचायत मिशन मोड चालू हुआ था। LSDGs यानी कि लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पंचायत एम्पावरमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी इंसेंटिव स्कीम चलाई गई थी। ई ग्राम स्वराज ई फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम चलाई गई थी। जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, ये सभी चीज़ें देखिए ये इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व स्कीम ये प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू रूरल हाउस होल्ड ओनर्स टू बूस्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन रूरल इंडिया। तो जो भी स्वामित्व है यानी कि आपका मालिकाना हक, जो आपकी ज़मीन है, लैंड ओनर्स है, उनको यहाँ पे रिकॉर्ड उनको देखने को मिलता था कि हमारे नाम क्या क्या कहाँ पे ज़मीन है, जो भी ओनर्स होते थे, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है रूरल इंडिया में, उन सभी को दर्शाता था ये स्वामित्व स्कीम। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान, तो ये प्रमोट करता है रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन इन पंचायती राज सिस्टम, शिफ्टिंग फ्रॉम एनर्जी कंज्यूमर्स टू प्रोड्यूसर्स। सिटीजन चार्टर, तो ये इंश्योर करता है पंचायत को हैव अ सिटीजन चार्टर विथ लिस्टेड सर्विस एंड टाइम लिमिट्स, और जो कि ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव की जाती है। अब यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ आए थे यानी कि 74th नंबर के अमेंडमेंट एक्ट से जो आया था उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर देखिए, ये जो आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243 ZG तक आता है ये म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। 74th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ये आया था, और पार्ट नंबर 9A, ठीक है, तो इसमें आता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखिएगा कि ये 12th नंबर के शेड्यूल से ये आता है म्यूनिसिपैलिटीज़। देखिए 74th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 9A नंबर का जो पार्ट है उसमें आता है ये, और 12 नंबर का शेड्यूल है इसमें आता है ये, और आर्टिकल नंबर 243P से लेके आर्टिकल नंबर 243ZZ तक आता है। अब यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करें तो ये सिटीज़ वगैरह में देखते हैं, मतलब अर्बन जो एरिया होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, तो देखिए नगर पंचायत होता है फॉर ट्रांजिशनल एरियाज़, फिर होता है म्यूनिसिपल काउंसिल, ये स्मॉलर अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे के लिए होता है। फॉर लार्जर अर्बन एरियाज़ ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़, नगर पालिका 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया था 1688 में। 1726 में कॉरपोरेशंस इस्टेब्लिश इन बॉम्बे एंड कैलकाटा। 1882 में रिपन ने इंट्रोड्यूस किया था मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1992 में 74th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसने कि यूनिफॉर्मिटी दिखाई थी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था म्यूनिसिपैलिटीज़ को। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लाइक PRI, और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर एक्सपर्ट्स, लेजिस्लेचर्स एंड कमिटी चेयर्स विदाउट वोटिंग राइट्स। इलेक्शन क्या होता है, तो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल वाइल चेयरपर्सन इलेक्शन मेथड्स आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मिनिमम एज क्या है 21 ईयर्स, ये आर्टिकल नंबर 243V में मैंशनड है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो ये 2030 तक ये मेंशन है ऑलरेडी कि वुमेन का मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन होगा इन सीट्स एंड चेयरपर्सन पोस्ट। OBC का भी रिजर्वेशन एज पर स्टेट लेजिस्लेचर प्रोविज़न ही है। कमिटीज़ के बारे में बात करें तो देखिए वार्ड कमेटी, इसको सेटअप किया है, तो ये मैंडेटरी है फॉर एरियाज़ विद पॉपुलेशन ओवर 3 लाख। अदर कमिटीज़, ये स्टेट लेजिस्लेचर कैन एस्टैब्लिश एडिशनल कमिटीज़ फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात की जा रही है कि उनके ऊपर है, यदि वो चाहते हो तो वो फर्दर कमिटीज़ को सेटअप कर सकते हैं। ड्यूरेशन इनका 5 ईयर का टर्म होता है, डिज़ोल्व किया जा सकता है, बट जो फ्रेश इलेक्शन होंगे विद इन 6 मंथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। पावर क्या है,
इनको 18 सब्जेक्ट्स मिले हैं। जैसे पंचायती राज सिस्टम में 29 सब्जेक्ट मिले थे, उस तरीके से जो फंक्शंस इनके होते हैं 18 सब्जेक्ट्स इनको मिले हैं, जो कि जैसे अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, ठीक है, सैनिटेशन वगैरह। तो ये सभी इनके जो 18 सब्जेक्ट्स होते हैं इनको इन पे काम करने होते हैं। फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो ये कलेक्ट करते हैं टैक्स वगैरह, टोल फीस और ग्रांट्स अगर इनको मिल जाता है स्टेट से, ठीक है। ये सभी रेवेन्यू के इनके स्रोत है। और एग्जेम्पशन है तो शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया इसमें एक्सक्लूडेड है, यानी कि बाहर है, क्योंकि देखिए अर्बन एरिया में ज़्यादातर आपको ये सब नहीं देखने को मिलेंगे। तो पार्लियामेंट में एक्सटेंड द प्रोविज़न ऑफ दी शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। प्लानिंग कमिटी तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी या डीपीसी इसको कहते हैं, और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी ये एमपीसी कहते हैं, ठीक है। ये सभी प्रिपेयर करते हैं प्लान्स फॉर एरियाज विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और मोर, ठीक है। सिग्निफिकेंस बहुत है ज़्यादा, क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे भी जो व्यवस्था देखनी होती है, तो उस वजह से ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि टोटल इनका 5 ईयर का टेन्योर होता है। तो ये चीज़ एसएससी सीजीएल में पूछी गई थी, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ पंचायत एज पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये 5 ईयर का टर्म होता है, इनका ध्यान में रखना है। इलेक्शंस टू पंचायत इन अ स्टेट आर कंडक्टेड बाय, तो ये हमने अभी देखा था, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो कंडक्ट करवाता है इलेक्शन ऑफ पंचायत इन अ स्टेट। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, तो 1 जनवरी 2015 में क्या हुआ था कि नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, ठीक है, जिसको कि हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन अ पंचायती राज स्ट्रक्चर, तो टोटल कितने हैं, तो 3 है, ठीक है। कौन कौन से, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे एंड देन विलेज लेवल पे, बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे। The 73rd Amendment of the Constitution provided constitutional status to Panchayati Raj institution. Which of the following are the main features of this provision? तो पंचायती राज सिस्टम का जो 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू कौन कौन से प्रोविजन सेटअप किए गए थे। तो 3 टीयर सिस्टम होगा पंचायती राज सिस्टम में फॉर ऑल द स्टेट्स, तो ये बात सही है। सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, देन एपी यानी कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। पंचायत इलेक्शन होंगे हर 5 साल में, ये भी बात सही है, इन एवरी 5 ईयर्स। नॉट लेस देन 33% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज टू प्रिपेयर, नो। डेवलपमेंट प्लान, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2 एंड 3 ऑप्शन आर करेक्ट। इफ़ अ पंचायत इज डिजॉल्व्ड, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन, तो फ्रेश इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स में हो जाने चाहिए, तो 6 मंथ विल बी योर करेक्ट आंसर। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल passed a resolution on financial decentralization for the development of local self government in 1870, तो 1870 में मेयो था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपन मत लगा देना, क्योंकि वो 1881 या 1882 के टाइम पे था रिपन, बट यहाँ पे 1870 के बारे में बात की जा रही है, तो मेयो था, ठीक है। तो रेगुलर सेंसस करवाने का जो जनगणना थी वो रिपन ने काम किया था, बट जो फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्ट करवाया था 1870 के टाइम ड्यूरेशन में, तो मेयो ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो ये मेयो था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।